गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है प्रॉपर? गुड इवनिंग, साउंड जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल, साउंड जा रहा है? चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, साउंड जा रहा है प्रॉपर? देख लीजिए आप लोग। चलिए, आज आपका अंतिम क्लास है और आज के क्लास में लास्ट में हम लोग हिस्ट्री जो भी देखना है देख लेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट का कुछ पोर्शन हम आज आपको कवर करवा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज लास्ट क्लास है तो मैं आपको कुछ टिप्स टेक्निक जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है वो बताऊंगा, ठीक है। किस प्रकार से आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज का आज चर्चा करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एग्जामिनेशन जो होता है आपकी तैयारी तो होगी ही बेहतर, साथ साथ जो है आपको कुछ ट्रिक टेक्निक भी वहां पे अपनाना पड़ता है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे आज, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिक टेक्निक के अंतर्गत जो है आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और एग्जाम देते वक्त ये सब आप लोग को आज मैं बताऊंगा, अच्छे से चर्चा करूंगा, ठीक है। और निश्चित रूप से उम्मीद कीजिए कि आप लोग सफल होइएगा। नो डाउट आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है साथ में, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपको सफलता तो मिलेगी ही। चलिए, सबसे पहला जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वन बाय वन करके मैं पॉइंट बताऊंगा। जब आप सेंटर पे जाइएगा सबसे पहले तो आप जो है जहां भी सेंटर है, अगर लंबी दूरी की यात्रा पे हैं, मतलब कहने का मतलब है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद के जगह पे है, तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले ही चले जाए, जिनका सुबह वाला शिफ्ट है, ठीक है। जो महिला लोग का जैसे है, फीमेल लोग का है, वो दोपहर में है तो वो उस दिन भी जा सकते हैं। लेकिन अगर और महिलाओं को ज्यादा दूर नहीं दिया गया है, 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में ही है, बगल का डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप एकदम मॉर्निंग में ही निकल जाइएगा, ठीक है। और आप जो है 23 तारीख के बाद किताब पलटना, 23 तारीख के दोपहर के बाद किताब पलटना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है, आसपास देखना भी नहीं कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इतना दिन पढ़े तो क्या किए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जो भी अभी आज और कल में अब आप क्या कीजिएगा, एक मॉडर्न हिस्ट्री को आप बस अभी मैं पढ़ाऊंगा, साथ साथ पढ़ लीजिएगा। और कल पूरा दिन आपका टास्क रहा कि पूरा जो है करेंट अफेयर्स ही पढ़ना है, चाहे इंडियन पढ़ना है चाहे बिहार का पढ़ना है, केवल और केवल कल जो है आप करेंट अफेयर्स पढ़िएगा, ठीक है। केवल और केवल जिनका 200 किलोमीटर दूरी पे, वो एक दिन पहले जाकर के अपना होटल वोटल बुक करके अपना शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड का जो प्रिंट कॉपी है, एडमिट कार्ड जो है जिनका 3 पेपर में है, ठीक है, मतलब 1 to 5 के लिए भी बैठ रहे हैं, 9-10 के लिए बैठ रहे हैं, 10+2 के लिए बैठ रहे हैं, तो कम से कम 4 कॉपी, जो जितना एग्जाम है हिंदी लगा करके जितना एग्जाम है उतना कॉपी आप फोटो कॉपी करवा लीजिए। फोटो कॉपी आपके पास एडमिट कार्ड कम से कम 4 कॉपी तो होना चाहिए, ठीक है। 4 कॉपी आपको करा करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आप जब जाइएगा तो आपका ये जमा हो जाएगा, ठीक है। कोड वगैरह अपना सेंटर का देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो लॉग इन करके अपना पैनल में डैशबोर्ड में जाके देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर दिया गया। जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन टाइम पे ये सब प्रेशर नहीं हो, आप कूल माइंड में जाइए। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल कूल माइंड में जाइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेकर के, मतलब टेंशन को घर पे ही छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं हो कि वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि आप टेंशन में आ गए
और उस चक्कर में ही आपका एग्जाम खराब होने लगा। तो ऐसा माहौल बनाना है कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट संबंधित दिक्कतें नहीं हो। एडमिट कार्ड 4 कॉपी में ले लीजिएगा। आधार कार्ड जो है आप रखिएगा, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल, जो भी ऐसे तो सब प्रिंट करके ही निकाल के रखते हैं, वही आपका ओरिजिनल है, वो आधार कार्ड रखिएगा। जिनके पास आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, आईडी प्रूफ में दिक्कत है, होता है डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, वो अन्य आईडी कार्ड भी रख सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप क्या कीजिएगा कि आप अपना कम से कम 1 या 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप जरूर रखिएगा। और साथ में अगर अन्य आईडी है आधार कार्ड के अलावे, उसका फोटो कॉपी करा के रखिएगा। हो सकता है कि वहां पे आपको मांग दिया जाए, ठीक है। तो कोशिश करना है आधार कार्ड को ही ले जाएं, लेकिन कई लोग का कुछ गड़बड़ी हो जाता है उस कारण से, तो वो क्या करेंगे कि अगर आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके जगह पे वो आईडी अपना दूसरा कार्ड अगर लेते, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे आपका जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या जो भी है, वो अगर रखिएगा तो साथ साथ आप पासपोर्ट साइज फोटो भी आप अपने पर्स में रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हम सेंटर के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये याद रखिएगा आपका, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आईडी कार्ड का फोटो कॉपी और फोटो जरूर रखिएगा, ठीक है। आधार कार्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। जैसे सुबह वालों को जो टाइमिंग दिया गया है 7:30 बजे है, ठीक है, तो 7:30 बजे अपना सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लेट पहुंचे, आराम से जो है 7:30 पौने 8 बजे तक पहुंच जाइए, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम जितने बजे से हो, लेकिन आप कहता है 2.5 घंटा पहले पहुंचने के लिए, तो आप निश्चित तौर पे जो है सेंटर पे टाइम से ही पहुंच जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे वहां प्रोसेस होगा, क्योंकि आसपास और पहले सबसे जाके जो सेंटर पे सटा हुआ होगा रोल नंबर मिला लीजिएगा कि आपका वहां पे सेंटर है या नहीं है। अगर मान के चले कई बार क्या होता है कि सेंटर कंफ्यूजन में कहीं और पहुंच जाते हैं, तो आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, तो उस समय आप जो है यात्रा करके भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सब एक्सेप्शन केस है, फिर भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं रहेगी, एकदम कूल माइंड में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, जब एंट्री हो जाएगा 2.5 घंटा बायोमेट्रिक वगैरह होगा, जो भी होगा अंदर में सारा कुछ होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि टाइम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को लें और उसमें देखिएगा कि रीजनिंग का सेक्शन किधर है। रीजनिंग का सेक्शन आप खोज लीजिएगा, सबसे पहले रीजनिंग बनाइएगा। जिनका साफ रीजनिंग कमजोर है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मतलब रीजनिंग आपको लग रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको बनेगा, वो आप बना करके कंफर्म हो लीजिएगा। जो भी बनेगा फंसिएगा नहीं, नंबर सीरीज में आप फंस सकते हैं, वहां आपको फंसाया जाएगा नंबर सीरीज में, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। नंबर सीरीज में आप फंस सकते हैं, वहां पे जो आपका होगा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर 1-2 मिनट में बना तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में परे मत रह जाइएगा, ठीक है। नंबर सीरीज में आपको फंसाता है, वो जानबूझ करके ऐसा होगा कि आप उस समय सोच नहीं पाइएगा, हो सकता है। तो 1 मिनट से 2 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा उस पर फिर दिमाग नहीं लगाना है, आपको आगे बढ़ जाना है। पहला सेक्शन आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जिनका रीजनिंग कमजोर भी है वो भी, क्योंकि फर्स्ट माइंड रहता है, आप जब जाते हैं तो आपका जो ये रीजनिंग जो होता है ना, सोचने की क्षमता को स्पीड कर देगा, ठीक है। जब आप बनाने लगेंगे अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में, जिनको अल्फाबेट पोजीशन नहीं याद है, वो अपना जो है कहीं पे पीछे में अपना जो भी स्पेस होगा वहां ए से लेके जेड तक लिख के पोजीशन लिख लीजिएगा, बाद बाकी आपको पता ही है। ऐसे तो हमने याद भी करवाने का प्रयास किया था आप लोगों को, बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग को नहीं हुआ होगा, इसलिए चूंकि कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के निश्चित रूप से ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन में हम लोग रीजनिंग बना लेंगे। रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज में फंसेगा एक आध क्वेश्चन, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिएगा, बना तो बना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे।
उसके बाद मैथ सेक्शन में आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। उधर आप जीके जीएस पे ज्यादा लोभ मत कीजिएगा, सामने में दिखेगा आसान आसान भी क्वेश्चन लगेगा, पहले ये बना ले, उसके चक्कर मत पड़िए, आपके पास पर्याप्त टाइम, ठीक है। कम से कम यहां पे आप जो है आधा घंटा तो दीजिएगा, हाफ आवर रीजनिंग पे, हाफ आवर किस पे दीजिएगा, रीजनिंग पे दीजिएगा। क्योंकि आपके जो सेक्शन होंगे मेरे समझ से 40 और 80 का रहेगा, ठीक है। 1 to 5 वाले हो चाहे आपका 9 to 10 वाले हैं, ठीक है। तो 40 नंबर के जो पोजीशन में होगा मेरे समझ से रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस सेक्शन को आप लोग जो है 40 वाला जो पोर्शन होगा रीजनिंग मैथ, कोशिश कीजिएगा कि पहला आवर में इसको कंप्लीट कर ले। मैथ रीजनिंग जो भी पहले सॉल्व करके 1 घंटा आप टाइम दे दीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, ठीक है। 40 रहेगा तो 1 घंटा देना है, नहीं तो अगर 40 से कम रहा तो कम ही देना है, ठीक है। पौने घंटा तक दे करके सिमट लीजिएगा। उधर 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो भी आपके पूरे सिलेबस का रहेगा। 1 to 5 में पूरे सिलेबस का रहेगा, 9 to 12 में आपका 2 सब्जेक्ट का रहेगा, 9 to 10 में, 11 12 में एक ही सब्जेक्ट का रहेगा, तो वो आपके सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो उस सेक्शन को अगला कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा से पौन घंटा में बनाने का, क्योंकि इसमें तो जो होगा आपको जीके जीएस में आता होगा तो बनेगा, नहीं आता होगा नहीं बनेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा और सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है। बीपीएससी का एग्जाम है, कोई सीटेट या आपका स्टेट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, चूंकि एक ऑप्शन उसमें से होगा, आप जान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। एक होगा आपको एक से अधिक, डी हो चाहे ई में होगा एक से अधिक, और एक में होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्ट जान रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आंख बंद करके इनमें से कोई नहीं पे टिक मारिएगा, इनमें से कोई नहीं पे टिक मार दीजिएगा अगर आपको याद है क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन जैसे अगर पूछ दिया जाए सिंपली, ठीक है, 1857 की क्रांति के जो नायक थे वो कौन थे, आपको कंफर्म पता है वीर कुंवर सिंह, लेकिन ऑप्शन में कहीं वीर कुंवर सिंह नहीं दिया है, तो आप एग्जैक्ट जान रहे हैं। यह पूछ दिया तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस, और अन्य कारण दिए गए हैं और वो कारण है ही नहीं, तो आप निश्चित रूप से उसमें इनमें से कोई नहीं देंगे, क्योंकि आपका 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि वो 3 ही ऑप्शन में से खोज करके जो ज्यादा लगेगा वो बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप वहां पर जो है गड़बड़ा जाइएगा, गलत हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। उस स्थिति में आपको मारना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर हमको एग्जैक्ट पता है तो हम उनमें से इनमें से कोई नहीं मार देंगे, ठीक है। ऑप्शन इसीलिए हमने बोला कि एक ऑप्शन आपका एक से अधिक वाला भी रहता है, ठीक है। कई बार पूछ देगा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से अधिक वाला आंसर हो जाता है, जैसे अम्ल वर्षा का क्या कारण है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन सब तरह के क्वेश्चन में क्या होता है एक से अधिक वाला आंसर, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे आपका जो है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस होते हैं, तो उन सब में आप देखिएगा अगर 2-3 गैस है, जैसे ओजोन का 6 किन किन गैसों से होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ अन्य दे दिया कुछ भी, तो उस समय आपको देखना है कि आपका अगर एक से अधिक वाला ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी आप मारिएगा टिक, ये नहीं कि एक ही ऑप्शन पढ़े जो कि दिखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगला देखे ही नहीं और उसको आप ध्यान नहीं दिया और उसका आंसर बाद में आप देखिएगा एक से अधिक हो जाता है। तो ये सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहने का अर्थ है मेरा, ठीक है, आपको क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे कम से कम इतना याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन के आंसर आपके एक से अधिक में जाएगा, 10 क्वेश्चन का आंसर कम से कम इनमें से कोई नहीं जाएगा, जान लीजिए एकदम जाएगा वो, 20 क्वेश्चन आपके इस दोनों में से 120 में से रहेंगे। अगर आप 3 ही में से खोज के बनाइएगा तो आपका निश्चित रूप से 20 क्वेश्चन देखिएगा गलत होगा,
तो अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, आसपास पड़ोस पे कम ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, बगल वाला क्या बना रहा है नहीं बना रहा है उसको नहीं देखिएगा, आप पढ़ के जा रहे हैं, अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा। हाँ, लास्ट में जब कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि आपको लगे कि हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप गौर कीजिएगा, तो कोई ना कोई आंसर पे आपका दिमाग ज्यादा कह रहा होगा कि ये आंसर होगा, ये लगता है कि देखा हुआ है, ये लगता है कि सुना हुआ है, ठीक है। और जो फर्स्ट माइंड आपका कहेगा, जिसमें सबसे पहले आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि ये आंसर होगा, उसी को मारिएगा। जब दूसरा माइंड जो कहेगा वो गलत कहेगा, वो कंफ्यूजन के लिए आपको कराएगा। तो जो आपका जो ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, तो उस पर आप भरोसा कीजिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं वो सेव है। जिस प्रकार से आपके मेमोरी में डाटा सेव होता है सेमीकंडक्टर या मेमोरी में, उसी प्रकार से आपके ब्रेन में भी हमने जो इतना दिन से आपको 3 महीने से इनपुट दिया है, कहीं ना कहीं वो है। अब बस उसको उस समय निकालना है, वो निकलना चाह रहा है लेकिन आप उसको मिसमैच कर दे रहे हैं, अन्य डाटा भी आपका क्या हो रहा है, मैच हो जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उस स्थिति में जो आपका फर्स्ट माइंड कहेगा, जब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो फर्स्ट माइंड का बात मानिएगा, दूसरे माइंड को नहीं मानना है। आप देखिएगा कि आपका 80% सही होने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले टिक लगा करके क्वेश्चन में छोटा छोटा टिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। घड़ी के साथ ये ध्यान देंगे, आधा घंटा जब टाइम बचेगा, घड़ी के साथ 1.5 घंटा में आपको ये सब प्रक्रिया कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं भी किए फिर भी जितना ही किए उतना करके, जब आपका आधा घंटा बचा रहे यानी 1.5 घंटा पूर जाए, उसके बाद आप सबसे पहला काम करेंगे तेजी से कलर करने का, ठीक है। कलर करना है, ये नहीं कि बना रहे एक कलर कर रहे बना रहे तो आप क्वेश्चन भी नहीं देख पाइएगा, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिए, एक बनाइए दो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले हल्का हल्का टिक पॉइंट दे दे करके उसको देते जाइए, और कलर आप आधा घंटा पहले कीजिएगा, कलर आप 15 मिनट में कर लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। एक मोटा लीड वाला जो आता है आपका, रिनॉल्ड्स का पेन आता है, मोटा रिफिल, मोटा चलता है, 2 बार घसीएगा कलर हो जाएगा। उसको ये नहीं कि एकदम सुंदर बनाना है, बस उसका जो खाना है गोलाकार वो भर जाना चाहिए। ये नहीं आप इसको रगड़ रहे हैं 15 बार, क्या फर्क पड़ता है, टाइम जा रहा है। उसको अच्छे से बस जो है एक बार अच्छे से कलर कर दिए, बात खत्म है, ठीक है। उसको सोचना भी नहीं, वो हो गया, वो ले लेगा। अब ये नहीं कि उसको जो है 13 बार जो है कर रहे हैं, ये सब काम मत कीजिए, ठीक है। जैसा गाइडलाइंस वहां मिलेगा इंस्ट्रक्शन वैसा फॉलो कीजिएगा, ये सब कीजिएगा तो आप टेंशन फ्री में जो भी आपका नॉलेज होगा उसके हिसाब से आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा। फिर से एक बार, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन कीजिएगा, उसके बाद मैथ सेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो है जीके जीएस सेक्शन को आप लोग बनाइएगा। ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक भी है, इसीलिए आपको ऑप्शन चारों को, जो भी ऑप्शन है पांचों, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखिए करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स सेक्शन में आप जब पाइएगा, ठीक है, करेंट अफेयर्स सेक्शन में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से अब जो आपके पास टाइम बचा है उसमें अब आप हिस्ट्री उस्ट्री कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री पॉलिटी अभी मैं पढ़ा दूंगा, जो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत करे तो आज भर के लिए आप हिस्ट्री जो भी है रात को जो भी पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन आप करेंट अफेयर्स ही पढ़िएगा, ठीक है। जो भी हमने आपको पीडीएफ दिया, बिहार स्पेशल का जो भी आपको वन लाइनर सारा दिया था, उसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा थ्रोली, ठीक है। थ्रोली आपको रीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन वहां पे फर्स्ट माइंड स्ट्राइक करेगा उसी पे आप भरोसा कीजिएगा, वही आपका सही होगा। तो कल से आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि कल से केवल और केवल करेंट अफेयर्स, नो हिस्ट्री, नो ज्योग्राफी, नो पॉलिटी, नो इकोनॉमिक्स, नो साइंस, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। और 23 तारीख को आपको पढ़ना छोड़ देना है, शाम तक रात तक जो भी हो, जो भी पढ़ना, बात मानिएगा मेरा तो जरूर अच्छा जाएगा।
और एग्जाम बहुत लोग को देखते किताब लेके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हैं, बगल वाले को भी प्रेशर डालते हैं, खुद भी होता कुछ नहीं, ठीक है। तो वो सब समय होता है आपको दिमाग को स्थिर करने का। कई बार क्या होता है कि आप जब ज्यादा उसको डाटा डालते हैं ना एकाएक, तो वो क्या करता है, जो पहले का डाटा है ना वो भी आपको कंफ्यूज करा देगा। माइंड को हलचल में नहीं लाना है, ठीक है। माइंड बिल्कुल शांत रखिएगा, बिल्कुल कूल माइंड से जाइए, आप लोग बेहतर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तुक्का लगाने वाली बात होती है, तुक्का कैसे लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए तुक्का जो होता है उसका चांस तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। 4 जैसे 5 है तो 5 में अगर देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी तो कहता है 1/5 ही है तुक्का लगाने का। लेकिन आप जिस भी क्वेश्चन में तुक्का लगाइएगा, तो जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप छोड़ के ही चलिएगा। जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं तो डी ई में तो आप सोचिएगा नहीं। आपको जो तीनों क्वेश्चन में ठीक है जो अद्भुत शब्द लगे, ठीक है, जिसके बारे में आप जान रहे हैं वो तो सुने हुए, जो लगे कि ये तीनों में से डिफरेंट है, तीनों में से डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई भी खिलाड़ी का नाम पूछ दिया, कोई भी करेंट अफेयर्स का टॉपिक का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और उसमें से आप देखिएगा कि एक अद्भुत नाम है जो आज तक सुने नहीं है, 2 आपने जो है सुना हुआ है, तो जो सुना हुआ है उसको नहीं लीजिए, जो अद्भुत नाम उसमें से दिखेगा, जो सबसे डिफर होगा, ये तब हम बता रहे हैं जब बिल्कुल माइंड काम नहीं करेगा उस स्थिति में। चूंकि देखिए क्वेश्चन सेटर क्या होता है, हम हो आप हो, चाहे बिहार के हो चाहे कोई भी हो, तो एक ऑप्शन जो मेन होता है वो तो डालता ही है, लेकिन जो साथ साथ जो ऑप्शन डाले जाते हैं ना, तो वो उस समय जो करंट न्यूज में चल रहा व्यक्ति है कुछ कुछ डाल देता है, तो वो जो है कॉमन हो जाता है, और एक जो होता है वो रिजल्ट जो होता है उसका वो कुछ अलग नाम का रहता है। तो उस स्थिति में जब बिल्कुल नहीं पता हो तो जो थोड़ा सा अलग नाम दिखे तो उसको आप वहां पे मारिएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि 1/5 के जगह पे आपका जो संभावना हो जाएगा कम से कम 2.5/5, मतलब 50% संभावना आपका हो जाता है उस तरह के क्वेश्चन को सही बनाने का, ठीक है। बिहार स्पेशल में गौर कीजिएगा, खनिज संपदा से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे, नदी से रिलेटेड पूछे, तो उसमें ऑप्शन नंबर ई पे भी सोचिएगा, और बिहार स्पेसिफिक जो ज्यादा क्वेश्चन होगा उसी में आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ई जाएगा आंसर। मैं अभी बता दे रहा हूं, जो भी आपका इनमें से एक से अधिक वाला जो आंसर आपका निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के ही होंगे जिसमें आपका एक से अधिक आंसर निकलता है बीपीएससी में, ये देखा गया। जैसे खनिज वाला क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, तो उन सब में आपका मिट्टी वाला क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, उसमें एक से अधिक पे भी जोर दीजिएगा। याद रखिएगा मेरा बात, बिहार स्पेशल में ऑप्शन नंबर ई बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी में जाता है, और उस स्थिति में खनिज संपदा से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, ये सब कृषि से रिलेटेड, तो उसमें आप ऑप्शन नंबर ई जो या डी में जो भी होगा एक से अधिक, उस पर भी ज्यादा चिंतन कीजिएगा, ठीक है, तब जाकर के वो आपका एक से अधिक वाला, इनमें से कोई नहीं वाला जो है आपका वहीं पे आपका रहेगा, जान लीजिए रहेगा। 20 क्वेश्चन आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला निश्चित रूप से रहेगा, और वह क्वेश्चन आपको जो है जब जब हम लोग पढ़ रहे थे आपको एक से अधिक वाला जो आंसर आ रहा था उसी टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको दिखाई देगा। तो वैसा आंसर जो है खास करके आपका बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा, ठीक है। अभी से कल पूरा दिन आप लोग बिहार स्पेसिफिक जितने भी योजनाएं हैं, बजट पूरा तो हमने पढ़ा ही दिया था, ठीक है, और भी जो जो योजना है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यूज में खेल खिलाड़ी वाला पेज अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। खास करके जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसको देख लेना है 2023 में, जितने भी साहित्य के पुरस्कार मिले हैं उसको देख लीजिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड को देख लीजिएगा, खेल खिलाड़ी का एक पेज होगा एसपीडी में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज को एकदम निश्चित रूप से देखिएगा। खेल खिलाड़ी से आपका 1-2 क्वेश्चन रहेगा निश्चित रूप से। एक क्वेश्चन आपका जो है, हमने जब करंट अफेयर बताया तो सब कुछ बताया ही है, एक आपका सूचकांक से निश्चित रूप से रैंक से रहता है कि भारत का रैंक कितना है। जैसे आपका जो है जितना भी मीडिया में आपका समाचार, ये जो पत्राचार है उसमें आपका जो है
बहुत सारा रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, ठीक है। गरीबी में बिहार का रैंक क्या है, पूरे नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो वो सब अच्छे से जो है अभी से आप लोग वही चीज देखिएगा, खास करके बिहार स्पेशल जो भी एसपीडी का बुक हमने आपको शुरू से ही बोला है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, बस एसपीडी का देखना है। और नहीं है वो बुक तो हमने आपको भेज दिया है ग्रुप में, उसको अच्छे से बिहार स्पेसिफिक को, कम से कम बिहार स्पेशल को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब काम कीजिएगा, आपका बेहतर परीक्षा जाने वाला है, ठीक है। सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोग जितना प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर लेने की बात ही नहीं है। प्रेशर लेने से अगर एग्जाम हो जाए तब सब लोग प्रेशर लेके ही जाइए, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, जितना प्रेशर रखिएगा उतना टेंशन होगा और उतना आपका एग्जाम अब खराब जाने वाला है, ठीक है। इसलिए प्रेशर बिल्कुल नहीं, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम पे रहिए। निश्चित रूप से जो है फिर आ रहा है अगले दिसंबर तक फॉर्म, टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसी केस में आपका होगा, ज्यादा चिंतन करेंगे मामला गड़बड़ होगा, ठीक है। चलिए, तो इन सब बातों को ध्यान देना है। एडमिट कार्ड अपना 2-3 कॉपी में रख लीजिएगा, जितना भी आप एग्जाम दीजिएगा उससे एक बढ़ा के ही रखिएगा। उसके बाद जो है आईडी कार्ड वाला जो है, जिनके पास आधार नहीं है वो अलग अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाइएगा, फोटो कॉपी करा के। पासपोर्ट साइज 2 फोटो रख लीजिएगा, 2 पेन रख लीजिएगा, एक मोटा जो लीड रहता है जिसका नोकी मोटा रहता है वो वाला ले लीजिएगा, और एक पतला वाला जो है जिससे आप लिखते हैं वो तो रखिएगा। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जहां 50-50% चांस रहे तो वहां पे पहला जो माइंड स्ट्राइक करे उसको लेना है। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन में जब आपको नहीं आएगा, रिस्क वैसा ऑप्शन पे लीजिएगा जिसके नाम थोड़ा डिफर हो, डिफरेंट हो, जो लगे कि हमने आज तक सुना ही नहीं, हमने ये नाम देखा है, उसको मारिए, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही होगा। और 120 में 120 कलर करना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, छोड़ना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। छोड़िएगा मामला जाएगा गड़बड़ हो, बता दे रहे हैं। छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं ये बोल रहा हूं, टेंशन लेने से क्या हो जाएगा एग्जाम? टेंशन लेने से हो जाएगा? हो जाएगा तभी से माथा पकड़ लीजिए, बनफूल का तेल लगाइए, नवरत्न, और एकदम टेंशन लेकर के परे रहिए। अगर उससे हो जाता है तो वही काम आप लोग कर लीजिए सबसे पहले। अरे एग्जाम है, टेंशन क्या लेना है, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। आपने मेहनत किया, अपने कर्म पे भरोसा रखिए, आपने जो कर्म किया उस पर भरोसा रखिए। आपको अपने ऊपर भरोसा है तो निश्चित रूप से होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितना बात कहें ध्यान दीजिएगा, औरों से 10 नंबर आप आगे रहिएगा, निश्चित रूप से आगे रहिएगा। जितना बात कहें उतना ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई किस तरह के क्वेश्चन में रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, सोचने के वक्त में वो जरूर ध्यान दीजिएगा। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही ई और जो है इनमें से कोई नहीं ज्यादा रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन किए थे, आज भी 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्लास है। 100 क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के तो निश्चित रूप से 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें नो डाउट। कल परसों आप लोग निश्चित रूप से केवल और केवल करंट पे। और रही बात हिंदी का, तो हिंदी का ठीक है, जो नोट्स हम दिए हैं वो पढ़ लिए। अगर बुक खरीदना होगा तो एसपीडी का ही आता है ग्रामर का, या कोई भी हिंदी ग्रामर का बुक खरीद लीजिएगा। उस दिन रात्रि में अच्छे से जो है 2 घंटा
सबका भेद विभेद जो भी है उसको देख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जितना भी हमने आपको बताया था, आपको समास संधि ये सब पढ़ लीजिएगा, मुहावरा देख लीजिएगा, ठीक है, विपरीतार्थक देख लीजिएगा, ठीक है, संधि विच्छेदर जो भी बनाना वो देख करके चले जाइएगा। 30 नंबर आप ऐसे ही ले आइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा जरा, 2-3 घंटा बस, लेकिन रात्रि में एक बार लेकिन थ्रोली जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 किधर गया, यही 100 तक शायद हुआ था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है, आप लोग को दिख पा रहा होगा या नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या पूछ रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको हमने बताया था, अगर भारतीय पूछे तो आपको क्या बताना है, अगर भारतीय पूछे तो आपको क्या बताना है। लेकिन भारतीय नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनी बेसेंट, ठीक है। अगर भारतीय रहता तो उस स्थिति में आप जो है यहां पर सरोजनी नायडू मारते। भारत में नारी आंदोलन जो है वो किनकी प्रेरणा से शुरुआत हुई, तो उनका नाम था ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। नारी उत्थान के साथ साथ आपका जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो उत्थान की बात की गई है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही, और इन्हीं की पत्नी जो थी, जो सर्वप्रथम जो महिला शिक्षिका बनती है देश की, ठीक है, जिनका नाम आप लोग को पता होगा। देखिए यहां पे क्या है, प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ज्योतिबा फूले ने ही। तो ऐसा करते हैं हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, डिजिटल जो आपका जो है डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ऑन स्क्रीन हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, इधर चला गया, एक सेकेंड। क्या स्क्रीन शेयर हो पा रहा है?
साइंस का कुछ भी नहीं करना है, साइंस का घटना चक्र का हमने पीडीएफ में भेजा, बस उसको पढ़ के चले जाइए, साइंस हर गलत नहीं होगा। ठीक है, साइंस में आपका गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, साइंस जितना बता दिए हैं उतना सफिशियंट है। क्या अब दिख पा रहा है आप लोग को अच्छे से? एक सेकंड रुक जाइए, मैं बड़ा कर दूंगा तब आप लोग बताइएगा। इस पे तेजी से हो जाता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन खड़े खड़े जो है मेरा पैर भी दर्द करने लगेगा। ठीक है, चलिए। दिखाई दे रहा है आप लोग बताइए, दिखाई दे रहा है अच्छे से? सारा कुछ बता रखे। ईवीएस सर में टेंशन क्यों ले रहे हैं? इस ईवीएस सर का क्वेश्चन आसान ही पूछेगा, नोट्स सारा कुछ दिए हुए हैं, सब पढ़े हुए होंगे। अब क्या बताएं ईवीएस के बारे में? हमने आपको जो है शुरुआत में सारा कुछ दे ही दिया था। घटना चक्र का भी वन लाइनर हमने आपको ईवीएस का दे दिया था, फिर मैं कल दे दूंगा, देख लीजिएगा ईवीएस। देखिए अभी आपको लगता होगा कि कुछ नहीं पता है, एग्जाम में जब जाइएगा निकलिएगा कहिएगा बाप रे सब कुछ पता था, इतना आसान क्वेश्चन पूछा। तुरंत जो है एकदम कहिएगा इतना कट ऑफ जाएगा उतना जाएगा, तुरंत निकलते के साथ। अभी ऐसे ही टेंशन हो रहा है आप लोग। चलिए, तो भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा कहां से प्रारंभ होती है? तो आपका ज्योतिबा फूले से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो प्रार्थना समाज आपका आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा था, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, तो यही आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए सारा जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं ऑप्शन, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना नहीं पाइएगा, इसलिए आपको अच्छे से सारा ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, अभी थोड़ा मुझे जल्दीबाजी में करना होता है इसलिए मैं तेजी से कर लेता हूं, लेकिन आप लोग देखिए वही है, ऑप्शन नंबर बी ही आया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप जो है ये कहां पे हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये यूपी की घटना है। ठीक है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है 1919 में यह हुआ था। ठीक है, तो जितने भी नाई धोबी थे वो अपना जो है नाई अपना काम छोड़ दिए थे, धोबी ने कपड़ा साफ करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था? तो यूपी में प्रतापगढ़ जिला में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। ठीक है, तो जिसमें क्या किया गया था, जो कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास से हस्तांतरित होना समाप्त हो गया, जो कृषक थे उन्हीं के पास जमीन रही। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में अगर कई बार पूछे तो एका आंदोलन जो किसानों का आंदोलन था कहां पे हुआ था? तो ये आपका यूपी में हुआ था। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद कर, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल नहीं। सत्याग्रह की समाप्ति, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, लगान को नगद में परिवर्तन करना, तो ये महत्वपूर्ण था, लगान को नगद के रूप में परिवर्तन करना, अनाज के जगह लगान को किसमें? तो नगद के रूप में परिवर्तन करना। एका आंदोलन भी आपका यूपी में ही हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद का संबंध आपको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, अति महत्वपूर्ण है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे।
ठीक है। कई बार दे देगा इनमें से कौन से किसान आंदोलन के नेता थे, नाम दे देगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, दे देगा विद्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ठीक है, इस तरीका से दे देगा तो उसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें ज्यादा आपको फंसाएगा ऑप्शन नंबर ई में। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो आपको पता ही है किसान से। देखिए ये क्वेश्चन दो बार पूछा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। ये भी आपको जो है किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए थे और अंतरिम सरकार में इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भी दिया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, एक सेकंड, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है उससे पहले जो है अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेरे की नीति, यानी ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही जो है ये नीति, घेरे की नीति की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, यानी जो अपने राज्य के चारों ओर अपने चाहने वालों को ये बनाते थे जिससे कि वह राज्य सुरक्षित रहता है था, ठीक है। क्योंकि इनको मराठा और जो है अफगानों से उस समय ज्यादा युद्ध करने पड़ते थे, इसीलिए इन्होंने जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो शुरुआत किया था किसने, कॉर्नवालिस ने, और समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने जो आपका द्वैध शासन था, यानी जो वहां पे दीवानी और फौजदारी व्यवस्था, प्रशासनिक और जो दीवानी व्यवस्था था, तो उसको समाप्त करके पूरा अपने हाथों में ले लिया था वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार जो किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये सा किया था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया, आप ही लोग बताइए। तो जब विक्टोरिया को जो है मुख्य रूप से ऐसे ब्रिटेन के अधीन हो गया था 1858 में, लेकिन यहां पर जो है 1877 आंसर होगा, क्योंकि भारत की सम्राज्ञी के रूप में नियुक्त करने की जो प्रक्रिया हुई जब इनको मुकुट पहनाया गया, कहां पर, तो दिल्ली में, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, और लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। और इसी समय दक्कन में भीषण अकाल भी पड़े हुए थे 1877 में। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज की उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई, और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया सम्राज्ञी के रूप में 1877 में नियुक्त हुई हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ऑप्शन देखिए और क्या है। तो यहाँ पे जो है इसमें आपके कौन कौन थे, तो मेहता भी थे, केटी तेलंग भी थे, ठीक है, और आपके बदरुद्दीन तैयबजी भी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर, 1 से अधिक, क्या हो जाएगा आपका, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जो इंडियन एसोसिएशन आगे चल करके ये कांग्रेस में मिल जाता है, कांग्रेस का ही रूप बन जाता है। तो शुरुआत में इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि यह क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और ये कांग्रेसी की पूर्ववर्ती संस्था थी भारत में, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने 1876 में ही आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कहां पे, तो कलकत्ता में, ठीक है।
अब आइए, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, फिर 67th बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हमने बोला था आपको कि आगे भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी हमने चर्चा किया था। तो इंडियन एसोसिएशन जो है वही ऑफ कलकत्ता जो था, वही आपका जो है कांग्रेस के पूर्व कह सकते हैं कि प्रमुख संस्था थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं और आप देखते होंगे वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो उनको 1874 में भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। ये शुरुआत में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, द्वितीय भारतीय है जिन्होंने आईसीएस, जो पहले आईएएस जैसे अभी होता है, पहले आईसीएस होता था, उसकी परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने किया था, तो दूसरे भारतीय ही। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो राजनीतिक, तो सबसे पहले अगर विरोध किसी ने राजनीतिक स्तर के सुधार को लेकर के किया है तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 में किया गया था। ऑप्शन कोई नहीं है, अगर इस स्थिति में पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं वाला मारिएगा। जब आपको एग्जैक्ट पता है और वो ऑप्शन में नहीं है तो कभी भी डरने घबराने की बात नहीं है। कई लोग इनमें से कोई नहीं मारना नहीं चाहते हैं एक से अधिक, उनको डर लगा रहता है, लेकिन एकदम मारिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको पता ही, 1885 ईस्वी में। कहां पे किया गया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहीं पे बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? तो आपको पता होगा, एओ ह्यूम। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक एओ ह्यूम ही थे, याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, देखिए कितने बार पूछा गया है, तो वो असैनिक सेवक थे, यानी सेना में नहीं थे वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब? तो 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को, डेट भी याद रखिएगा। अब आपको डेट में दे करके फंसा सकता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का पेज दिया था जिसमें विविध लिख करके दिया था, उसको आप एग्जाम के रात्रि में एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं उसी पेज से रहेंगे। और मैं आपको 24 को एग्जाम होगा। ठीक है, 24 को शायद ऑनलाइन आ पाऊं या ना आ पाऊं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन, देखिए कहां कहां से आए हैं। तो वो विविध वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने पेज दिया है आपको, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं थरोली बोला, इतना ऑब्जेक्टिव बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, थ्योरी में सारा कुछ है अच्छे से। यही है कि इसमें एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में। और कहां पे? तो कलकत्ता में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, 68 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर 1906 में भी किया था दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता वाला अधिवेशन। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? तो मात्र एक अधिवेशन जो बेलगांव जो है कर्नाटक में हुआ था, वहां की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, जो कि 39वां वार्षिक अधिवेशन था 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला, देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं, जब भारतीय पूछेगा तो आप याद रखिएगा सरोजनी नायडू, ऐसे दे दे तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने के लिए बार बार बीपीएससी पूछते रहता है। कहां से क्वेश्चन लाएगा? क्वेश्चन तो थ्योरी से ही क्रिएट होगा, और हमने आपको थ्योरी अच्छे से बता रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था, ये आपका जो है कहां पे हुआ था? बांकीपुर पटना में। ये अति महत्वपूर्ण, VVI का स्क्वायर। बिहार में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता है पहला, यानी टोटल का 27वां, वो बांकीपुर पटना में होता है। कितना ईस्वी में? तो 1912 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? तो 1912 ईस्वी में।
पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबेटी कितना अच्छे से समझाए थे दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह कथन सोचा या योजनाबद्ध? तो ये तो भी हमने कई बार बताया है। ये देखिए, इसमें कई लोग पूछ रहे थे, तो सर सैयद अहमद ही होगा जिसने यह बात बोला था, क्योंकि यह जो था कांग्रेस का विरोधी था, ये कभी भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो याद रखिएगा यही बोले थे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही, यह बात कोई अंग्रेज बोला था। अब लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड कर्जन ये बात बोला था। ठीक है, कि और इसी ने बंगाल का विभाजन भी किया था 1905 ईस्वी में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरा यह बड़ा इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसको शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यानी कांग्रेस को समाप्त करने का हर संभव प्रयास कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो किस वायसराय? तो राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब जो उपाधि है वो आपको लॉर्ड लिटन के समय में दिए जाते थे। कब दिया जाता था? तो लॉर्ड लिटन के समय में ये राय बहादुर, खान बहादुर जैसे उपाधि दिए जा रहे थे 1878 ईस्वी में, यानी 1885 से पहले ही होगा। सिंपल सी बात, क्योंकि इसके बाद तो आपका मुगल का जो है शासन ही समाप्त हो गया, तो यहाँ पे जो है खान बहादुर ये सब उपाधि देगा नहीं वो। चलिए, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, उधम सिंह थे ही, मदन लाल धिंगरा भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नहीं होंगे क्योंकि गांधी जी के गुरु थे। तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल करके आप बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन में आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, हो सकता है आपको हमने नहीं पढ़ाया होगा, या हो सकता है पढ़ाया होगा उस समय नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आप अपना कॉमन सेंस लगा करके जो आपका इच्छा करे, जो सबसे उचित बुझाए वो मार दीजिएगा। आपको छोड़ना तो कोई क्वेश्चन नहीं। भारत सेवक समाज जो इंडियन जो सर्वेंट है सोसाइटी की स्थापना जो है, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, आपको हमने जो पेज दिया विविध, वो सब में अच्छे से दिया हुआ है। ये सब एकदम आप उस पेज को निश्चित रूप से देख के जाइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वही है, वही क्वेश्चन है, इसको फिर पूछा गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बने होंगे चैनल पर। 58 लोग हैं, आज अंतिम दिन है, आज आप लोग का इस बैच का अंतिम दिन है, फिर भी 58 लोग हैं टोटल हमसे जुड़े थे। लगभग इसमें 350 लोग के आसपास जो हमसे जुड़े थे, उसमें से लगभग मुझे लगता है 100 लोग एक्टिव थे, बाद बाकी 200 लोग पता नहीं, अब वो ऑफ टाइम देखते होंगे, जरूर देखते होंगे, उम्मीद है इसीलिए जुड़े होंगे वो। लेकिन इस बात की गारंटी मैं जरूर दूंगा कि हमारे कम से कम 300 लोगों में कम से कम 100 लोग का रिजल्ट 110% बनेगा मिनिमम। जो लोग एक्टिव है उनका निश्चित रूप से बनेगा, जो लोग ध्यान नहीं दिए उसमें हमारी गलती नहीं है। आप एग्जाम दे के आइए, फिर चर्चा होगी कि क्वेश्चन कितना लड़ा नहीं लड़ा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं लड़ेगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि पूरे बिहार में या पूरे ऑल इंडिया स्तर पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं लड़ेगा तो इस बात का फुल गारंटी, और सब टीचर से कहीं ज्यादा लड़ेगा मेरा पढ़ाया हुआ, इस बात का भी फुल गारंटी। ठीक है, हमने भी कई बार बीपीएससी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किया है, प्री मेंस इंटरव्यू सब दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है बीपीएससी, कभी हमारे 100 से कम नंबर नहीं आते, तो मैं यही सब करके जाता था, 100+ स्कोर करता हूँ हर एक बार। 100 के भी जाऊंगा तब भी 100+ स्कोर रहेगा। अब 100+ में बने, अब 67 में, अब देखिए हम लोग 106 पे ही कंफर्म थे, उतना टेंशन नहीं ली, मेरा 106 और 109 चला गया कट ऑफ, तो उस स्थिति में मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते थे कि 105+ में कंफर्म जोन में चला जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि 109-10 भी चला जाएगा कट ऑफ। तो इसमें तो जान के चलिए कि क्या होता है कि बीपीएससी में बहुत बात है। ठीक है, सेंटर पे भी आप देखिएगा बहुत ज्यादा जगह ग्रामीण क्षेत्र में दे दिया, धांधली कर लेते हैं लोग। कई जगह सेंटर के जो चालक होते हैं, जो आपके क्लासरूम में बैठेंगे, आप देखिएगा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप पे। कई लोग जो है पूछ पाछ के इधर उधर करके बना लिए, सीट कम रहता है वहां पे तो कट ऑफ ज्यादा चला गया। लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं कि अगर आप बीपीएससी में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो अगर आप 70% ले आते हैं, ठीक है,
15 सत्ते 105, 150 में 105 नंबर कंफर्म जोन होता है। 105 से प्लस अगर 70% से ज्यादा अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी एग्जाम में हुआ होगा। भले वो बीपीएससी आयोग के अंदर नहीं हो, लेकिन सेंटर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी निश्चित तौर पे ही होती है। जैसे आप लोग का मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 80 नंबर के आसपास लाइएगा, जो 70%, इसीलिए मैं बोल रहा था शुरुआत में, पहले हमने बोला था 70 नंबर जब निगेटिव मार्किंग था, 65 से 70 में बोलते रहा। अब मैं बोल रहा था जब निगेटिव हटा तो 80, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि अगर इतना टाइट हो रहा है एग्जाम, ईमानदारी से हो रहा है, और चूंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है तो आपका कट ऑफ 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो। ठीक है, आसान हो टफ हो जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, आप देखिएगा रिजल्ट 78 पॉइंट समथिंग में ही आप देखिएगा दिखाई दे देगा कि इतना हाईएस्ट कट ऑफ हो गया। ठीक है, रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी कर। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो स्वाभाविक सी बात है कि यह बात जो है बोला गया होगा किस पार्टी के लिए? तो कांग्रेस के लिए ही बोला गया होगा। ये देखिए, हमने कॉमन सेंस से बोला, हमने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं है। देखिए आंसर बिल्कुल सही है, ये हमने नहीं देखा। वास्तव में बोलता हूं, ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा। ये कब पूछा गया वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, 64वीं में पूछा गया है। लेकिन ये जो देखिए सिंपल सी बात है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही बहुत बाद में होता है। 1925 में ये भारत में आता ही है, 1920 में तो इसका गठन ही हुआ है, स्वराज पार्टी 1923 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और ये सब जो है अंग्रेज के विरोधी ही पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने बोला कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये समर्थन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस, तो कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से बना लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों का प्रावधान रहा, तो गर्म दल नरम दल आपको पता होगा। तो शुरुआती चरण जो है आपका जो है नरम दल रहता है, लेकिन फिर जो है 1906 के बाद का जो चरण हो जाता है, ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक वाला, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब आ जाते हैं। क्रांतिकारी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो, खून खराबा की बात होगी। तो निश्चित रूप से 1906 के बाद बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक लोग बिल्कुल नहीं, सरकार ने उन्हें रेड मेडर केस में अभियुक्त बनाया। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका सही जवाब। ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार क्या है आंसर। अच्छा, यहाँ पे इनको ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ई दे दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी और गणपति में, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो इस पे ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है इसका रिजल्ट में दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर निकले, वे एक राष्ट्रीय नेशनल हीरो के रूप में उभरे। उन्हें लोकमान की उपाधि दी गई और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने देखा किस प्रकार से हम भी यहाँ पे मिस्टेक किए। ठीक है, इन्होंने शिवाजी और गणपति की उत्सव की शुरुआत की, हिंदुओं को एक किया। ठीक है, और थोड़ा सा हिंदूवादी सोच थे, इसके बाद ही जाकर के आप देखिएगा मुस्लिम लिंग वगैरह भी बनता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है हिंदू मुस्लिम में कह सकते हैं, इसीलिए तो इनको जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम में जो विभेद बढ़ाने का काम जो है, ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया, हिंदू धर्म को लेकर के इन्होंने जब एकत्रित करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग को लगा कि ये तो हिंदूवादी हो गया, कांग्रेस क्या हो गया, हिंदूवादी हो गया, तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। तो लोकमान्य तिलक के नाम से जो है जाना जाने लगा, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, ये थे ही। बाद बाकी ये सब दादा भाई नौरोजी नहीं, ये सब शांत थे। ठीक है, ये सब नरम दल के, अरविंद घोष ही होगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब? अब देखिए सब में 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त तो डेट होगा ही। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? गरम दल, तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल, लाल बाल पाल याद ही होगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो नरम दल कैसे लड़ता? असहयोग, राजवामबद्ध आंदोलन, अनुकूल पर विघटन। असहयोग आंदोलन तो था ही, ठीक है। कांग्रेस के नरम, अच्छा असहयोग आगे चल करके हुआ है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजावामबद्ध आंदोलन। अब ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे थोड़ा सा डॉटेड लग रहा है क्वेश्चन का। असहयोग भी करते थे, ठीक है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब कानून के साथ विरोध करना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन। अच्छा देखिए, ये इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो नरम दल के नेता थे वो वकील थे। क्या थे? वकील थे, बैरिस्टर थे। तो जो वकील लोग होते हैं ना, तो कानून में रह के ही कोई भी काम करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर जो है याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजिटेशन है, ठीक है, उसके आधार पे ही ये जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही, तो वही इसका हिंदी है। ये राज, ये शब्द पहली बार हमने देखा है, राजावामबद्ध आंदोलन, ठीक है, मतलब राज जो है उसके आदेश के अनुसार आंदोलन करना। शेर पंजाब तो आपको पता ही होगा, किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्हीं को डंडे के प्रहार से जो है वहां पे हत्या कर दिया गया था। आगे भगत सिंह ने बदला लिया था, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो लोग स्टेट का फॉर्म डाले होंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से अपना 28 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स को लेके कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो स्टेट का एग्जाम भी आपका अक्टूबर में ही हो जाएगा, लेटेस्ट आपका नवंबर में होगा, तो 2-3 महीने ही टाइम बचे हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा उसका सिलेबस जो है उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ आपके जो सोशल साइंस में जो है उसमें आपका 9-10 का जो सिलेबस है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अलग सिलेबस है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से जो है आपका वीडी सावरकर संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति पे जो है ग्रंथ लिखा है, और इन्होंने ही बोला था 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ठीक है, याद रखिएगा। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। ये तो हमने बताया था। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं देश में, खुदीराम बोस ही हैं, ठीक है। ये सब घटना हमने आपको अच्छे से बताया था 1908 ईस्वी में, याद रखिए। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ठीक है, द हिंदू, द महारत्ता, बंगाली, ये सब राष्ट्रवादी हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी नहीं था, ठीक है, याद रखना है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पे जो है आपका मेन रूप से यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। गांधी जी लेकिन अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा ही है, लिखा गया। द हिंदू, केसरी, बंगाली। देखिए केसरी याद रखिएगा, केसरी जो है मेन रूप से बाल गंगाधर तिलक का ही है, ठीक है। अब आपको देखिए केसरी में बाल गंगाधर तिलक जो 2 नंबर पे है, वो देखिए 2 नंबर पे, 2 नंबर पे देखिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहे हैं। तो अब देखिए सी और डी, इस तरह के आंसर में देखिए, अब उम्मीद है कि सी और डी में से ही कोई होगा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं कोई और ऐसा पेपर जो हमें याद हो, ठीक है। बंगाली, हिंदुस्तानी,
हिंदुस्तानी जो होगा मुझे लगता है गोपाल कृष्ण गोखले का ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमने यहाँ पे कैसे नहीं आते हुए क्वेश्चन को ही बनाया, हमने देखा कौन सबसे ज्यादा कॉमन किस में मिल रहा है। कोई एक भी ऑप्शन अगर हमको मिल गया, जैसे हम जानते हैं कि आपका जो केसरी है वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो 2 नंबर पे हमने देखा कहाँ कहाँ बाल गंगाधर तिलक है, तो यहाँ देखा, यहाँ देखा, जी सुब्रमण्यम दोनों में है, तो पहला का आंसर यही होगा। अब इसी में हमने दिमाग लगाना शुरू किया और फिर थोड़ा सा क्लू मिला, हमने डी को मार दिया, तो बिल्कुल सही चला गया। तो इसी प्रकार से जब आपको ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो वहां पे आप थोड़ा सा सोचिएगा, कोई ना कोई आपको मिलेगा उसका आंसर और उसके आधार पे आप खोज निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलिमिनेशन विधि का उपयोग यहाँ किया जाता है कि सब क्वेश्चन आपको, यूपीएससी भी जो निकालते हैं ना, आईएएस जो बनते हैं, उनको भी क्वेश्चन नहीं पता होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उससे वो क्लू निकाल लेते हैं कि यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली चूंकि बनर्जी लगा हुआ है, बंगाली बनर्जी लगाते हैं, बनर्जी चटर्जी ये सब देखिएगा बंगाली लोग लगाए, तो बंगाली ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इस प्रकार से आप तुक्का सोच करके देखिए, तुक्का भी लगाना है तो ऐसे नहीं हवा में तीर चला देना है, कुछ एक आधार सोच करके तब बनाइएगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो कोई सभी व्यक्ति जानते हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन है आपको हमने अच्छे से इधर आगे बहुत बढ़िया से, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बस वही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पता ही है सर। इंडिया हाउस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, याद रखिएगा, 65वें यूपीएससी में पूछा गया था। मैडम कामा 1907 में तिरंगा ध्वज कहां फहराया था, तो स्टुटगार्ट में। ठीक है, मैडम कामा ने भारतीय तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, स्टुटगार्ट में। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन, कई बार हमने बताया 1905 में जब बंग भंग होता है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन। हिंदू मुस्लिम में रक्षाबंधन मनाया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, आगे चल करके फिर उसको 1911 में रद्द कर दिया गया दिल्ली दरबार में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन लोगों की भागीदारी पे, तो सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसकी आंदोलन की जो रणनीति थी पेटिशन, प्रे, प्रार्थना, याचिका, जो कि आगे चल के ग्रामवादियों, जो ग्रामपंथी थे उनको जो है ये पसंद नहीं था। आंदोलन का जो उद्देश्य केवल और केवल जो रहता था अपनी जो महत्वाकांक्षा है, छोटे मोटे उद्देश्य होते थे, तो ये सभी कारण थे जो कि आगे चल करके कांग्रेस में विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बट गया, गरम दल नरम दल। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह बात किसने कहा था, तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। यह बात किसने बोला था, तो डब्ल्यू हंटर ने कहा, और उसकी पुस्तक का नाम था द इंडियन मुसलमान। उसमें कहा था मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, क्योंकि उसने देखा कि मुसलमान जो है अंग्रेजों के चापलूसी करने लगे थे आगे चल करके 1905 के बाद। ठीक है, क्योंकि उनको जो है ये फूट डालो शासन करो की नीति के तहत वो लोग जो है, मुसलमान लोग जो है अंग्रेजों के नजदीक आ गए थे फिर से। किस वर्ष हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन रिपब्लिक जो HRA है, जो कि आपको पता होगा, इसके क्रांतिकारी के जो आंदोलनकर्ता हैं वो कौन थे, तो संस्थापक के रूप में सचिंद्रनाथ सान्याल हैं। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1924 ईस्वी। कब किया गया था, 1924 ईस्वी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, देखिए ये क्वेश्चन, एक होगा घोषणा कब हुआ और एक होता है लागू कब हुआ। तो जुलाई में घोषणा होता है, 16 अक्टूबर को लागू होता है। अगर लागू पूछेगा, ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, तब बोलना है 16 अक्टूबर 1905 को
लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को, और घोषणा कब हुआ तो उससे पहले होगा तो 19 जुलाई 1905 को, याद रखिएगा। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, किसको दिया गया? करजन वायली की हत्या किसने किया था? ठीक है, तो मदन लाल धिंगरा ने किया था, याद रखिए। किसने किया था? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था, और इसको उसी आरोप में करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बने होंगे, थक गए होंगे लेकिन बने होंगे। ठीक है, ईवीएस का मैं कल भेज दूंगा, आज ही अभी भेज दूंगा मैं पढ़ाने के बाद। वन लाइनर जो है उसको एक बार देख लीजिए। कई लोग ईवीएस में भी डर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात थी ही नहीं। अब बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हमने बताया था 1919 का अधिनियम, मार्ले मिंटो 1909। अच्छे से ये सब रटा दिया है। ठीक है, एक सेकंड, इन सब क्वेश्चन को हमने आपको रटा दिया था। भले आप लोग भूल जाते हैं कि हमने कितना मेहनत किया है, ठीक है, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखे होंगे, रेगुलर क्लास किए होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मार्ले मिंटो 1909, कितना बार हमने बताया है। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसके द्वारा? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता होगा पहले जो शुरुआत में जो थी वो बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों की पार्टी थी, गरीब लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। इस कारण से जो है अरविंद घोष ने आलोचना किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी सजा दी गई थी? ये तो आपको पता होगा कौन कौन से थे। तो प्रफुल्ल चाकी ये तो होंगे नहीं, तो उसमें किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर किधर गया क्वेश्चन? ए सही है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसका है? भगत सिंह का है। क्वेश्चन सारा कुछ हो रखा है आपको। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA आगे चल करके भगत सिंह बनाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद ये किया गया था। HRA का ही नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह कथन बिस्मिल का है। ठीक है, लेकिन जानते हैं इसको लिखने वाला जो मेन जो लेखक था उसका नाम था सैयद शाह। ये गाता था लेकिन ये लिखा नहीं था। देखिए, यह गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमावादी की थी। बिस्मिल अजीमावादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो 1901 में पटना में 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर बिस्मिल ही होगा। प्रसिद्ध, देखिए यहां पे अब आ गया ना यही क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन है? तो अभी हमने क्या बोला कि इसके रचयिता नहीं थे, तो इसका आंसर कोई नहीं हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ दिया आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे दिया? ई दिया। यही चीज मैं आपको बोल रहा था। तो ये सब क्वेश्चन तभी आप बनाइएगा जब एक आपको लंबा अनुभव होता है। ठीक है, और वो चीज हमने आपको हर संभव प्रयास किया है बताने का कि इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये गजल है, इसको ये बोलते थे, गाते थे, लेकिन यह गजल जो है
अब्दुल गफ्फार की पत्रिका में छपी थी। होता है जैसे कोई लेखक तो आप उसको याद कर लेते हैं और सुनाते रहते हैं, तो आपका वो कथन थोड़े हो गया। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ये सब तो एकदम अच्छे से याद कर। अब देखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया? 23 मार्च 1931 को दिया गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखिए 21 साल से थोड़ा ज्यादा। अब देखिए थोड़ा सा ये अद्भुत आंसर था, यहाँ पे आप सोच सकते थे 21 साल मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे संशय वाला था, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी किसी का उम्र पूरता नहीं है एकदम उसी समय बम फेंकेगा कि चलो 21 साल पूरा हुआ अब बम फेंकते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम या ज्यादा होगा ही, तो आप कॉमन सेंस लगा के इसको बना सकते हैं। अनुशीलन समिति थी किसके लिए? तो यह जो संस्था थी क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति सचेंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना सूर्य सेन, याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य सेन चटगांव शास्त्रागार पे धावे करके लूट लिया था वहां पे। ठीक है, तो चटगांव शास्त्रागार धावे, देखिए इसकी एक विशेषता इस घटना चक्र का हमने देखा है, ये जो भी कलेक्शन किया बहुत ही मतलब क्वेश्चन को इसको जो सेट करने का जो कलाकारी है ना बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए हमने बोला कि एकदम इसको पढ़िए अब आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है कि उस चैप्टर के सारे वैसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया जो बीपीएससी में आज तक पूछा और उसको एक साथ किया है। सबसे बड़ी बात, चटगांव वाला जितना क्वेश्चन है उसको एक साथ कर दिया, भगत सिंह वाले जितने क्वेश्चन थे एक साथ कर दिया। तो इस तरीका से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन में समस्या होता है वो आपका दूर हो जाता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो अरविंद घोष ने किया था कि जो कांग्रेस जो है निष्क्रिय सिद्धांत की तरह काम कर रहा था, एक्टिव मोड में काम नहीं कर रहा था, उसका विरोध सर्वप्रथम, चूंकि ये गरम दल के नेता थे। गदर पार्टी की स्थापना भी, गदर 2 आ गया है, आप लोग परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद गदर 2 जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब पता नहीं कितना देशभक्ति लोगों में अंदर में जाग गया है कि सनी देओल 400 करोड़ 4 दिन में कमा लिया। ठीक है, बस 2 ही यहाँ पे जो है, पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के चक्कर में जो है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग परीक्षा दे लीजिए, जाके गदर पार्टी का देखिए, देशभक्त बनिए। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई है कब? तो 1913 में। गदर फिल्म आया था गदर पार्टी। चलिए, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है, यहां गदर का नाम ही बदल दिया गया फिल्म में। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पे हुई थी? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जगह था फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में। ठीक है, किसने कहा था स्वराज? ये तो बहुत बार बाल गंगाधर, बहुत बार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है, ये भी कई बार तो बता दिया। अब वही क्वेश्चन बार बार, इंडिया फॉर इंडियंस, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। तो ये चितरंजन दास का इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसका लिखा हुआ है? चितरंजन दास। अनहैप्पी इंडिया, देखिए ये सब बुक हमने आपको विविध में दिया है ना, उस सब में आपको मिलेगा। ये कई बार पूछा है, लाला लाजपत राय का ही कथा मतलब पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता का कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पूछा था, 68 में या 67 में, दादा भाई नौरोजी का है। 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, देखिए एक तो 1886 में अध्यक्षता किए थे, फिर 1906 में किए थे। ये दादा भाई नौरोजी वाला याद रखिएगा,
निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ये तो आप सबको पता होगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इसी ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया था? तो 1906 में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। उन्नीस सौ छह में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? एक ही प्रार्थना किया होगा, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन। और क्या करेगा? निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ हो गया था? आपको बताए थे 1909, जिसको कि क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ये तो थे, ये भी थे। ठीक है, ये भी थे, ये आपके नहीं। तो ऑलकट, टीएस ऑलकट का योगदान नहीं है। किस अधिवेशन में होम रूल जो था समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये तो था 1916 में। और इसी समय जो है हिंदू मुस्लिम जो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता कराने में होम रूल में जो है अधिवेशन वगैरह सफल रही थी, तो ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस पार्टी मिला था, समझौता हुआ था कांग्रेस और लीग में, ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलाने में आपको एनी बेसेंट के होम रूलिंग का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार सेटलर विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना कब किया था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बिल्कुल सही। होम रूल मतलब ये होता है स्वशासन। होम रूल मतलब घर का शासन, कहते हैं होम मेड, तो घर का शासन होम रूल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ? प्रत्याघात मतलब उसके विपरीत। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। कई बार पूछा है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे उनका नाम था प्यारेलाल। अब कहिएगा ये क्या है? नोआखाली एक जगह है। ठीक है, नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी को दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्न में से महात्मा गांधी को का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए चंपारण, बिहार की ही भूमि से उनका कर्म भूमि गांधी जी का बिहार ही था, चंपारण, याद रखिएगा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? देखिए पिछले बार पूछ दिया था 66 में। ठीक है, तो याद रखिए उस कॉलेज का नाम था सामल दास कॉलेज भावनगर। अब ये सब देखिए कितना डिप्टी, अब ये सब क्वेश्चन छूट भी जाए टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो होगा ना, 2 4 5 क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, वो ऐसे पूछे जाएंगे कि जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं हर एक बार, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब आपका रहता ही। कुछ नहीं पूछेगा तो आपको लगेगा कैसे कि बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। सब आसान ही पूछ देगा तब तो फिर आप कहिएगा बीपीएससी कुछ नहीं था, ऐसे ही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो अपना यहाँ पे करता है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ठीक है, तो वही है चंपारण। इस प्रकार हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिया, बाद बाकी आपको पढ़ाया रखा है। ये नहीं कि जो नहीं कराया तो आपको नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन देखिए सारा कुछ आपको, नील दर्पण, अभी देखिए यहाँ देखिए नील दर्पण आपको पता है ना कहाँ पे हुआ था? तो दीनबंधु मित्र किसने? बंगाल में। सारा क्वेश्चन पढ़ा रखे, आप क्वेश्चन आप पलट करके देख लीजिए ना, जो क्वेश्चन मन करे, जहां कहिएगा रोकने के लिए रोक देंगे वहीं पर, और आप देखिएगा वही सब चीज है। अखिल ट्रेड, लाला लाजपत राय, ये सब कितना बार हमने पढ़ाया आपको। रॉलेट एक्ट कब आया? आपको 1909 1919, तो 1919 में। जलियांवाला बाग 1919 में कांड हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आपको हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जाइए अब इत्मीनान से,
जलियांवाला बाग में कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एकदम सारा क्वेश्चन, कहीं रोकिए, आपको पढ़ाया हुआ है, हमने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है, अब आप लोग को हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। कल पूरा दिन आप लोग करेंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक हो चाहे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देखिए, ईवीएस का मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा एक बार। बस शांति से जो आप जाइए परीक्षा दीजिए, ठीक है। और मैं यही आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, आप लोग बेहतर करें। जितना हमने बात आपको बताया है उतना बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने अपना अनुभव आपको बताया, ठीक है, और वो अनुभव निश्चित ही रूप से आपको एग्जाम में मदद करेगा। कल से अब आपकी क्लास नहीं होगी, कल से आपका जो है, अब हम एग्जाम के बाद एक दिन फिर आपसे मिलेंगे आंसर की को लेकर के, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए, हमारी दुआ यही है। आप लोग बहुत अच्छा टाइम दिए, मेहनत किए हैं, और बहुत लोग जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनका मेहनत जरूर सफल होगा। मैं सारा पीडीएफ ऐसा करता हूं, मैं सारा भेज देता हूं। ऐसे आपको जो है कंटेंट में जाइएगा, ठीक है, उसमें आपको है, ठीक है। अभी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं भेज ही देता हूं, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको मैं भेज ही देता हूं। ऐसे आपका जो कंटेंट में आप जाइएगा, विविध वाला भी ऊपर में, अच्छा बहुत लोग बाद में जुड़े होंगे, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं, आपके ऐप में भी जो, अब अगर आप ऐप खोलिएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन को, ठीक है। ऐप में जैसे आपका, जैसे ये कोर्स था, कोर्स में जब जाते हैं, मैं बता दे रहा हूं, इसे मैं भेज दूंगा। जब आप कंटेंट पे क्लिक करते होंगे तो ये सारा कंटेंट फोल्डर आता होगा, सबसे लास्ट में चले जाइए और यहाँ लिखा हुआ स्टडी मटेरियल फॉर प्रिंट, ठीक है। कई लोगों ने तो देखा भी नहीं है अभी तक खोल करके, क्या है स्थिति पता नहीं। अब इसको क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले आप चले जाइएगा, इसमें जब जाइएगा तो इसमें आपका हिस्ट्री होगा। कहाँ पे है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन के 10 फाइल हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ विविध आ गया, विविध आ गया, इसको आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा। इसको डाउनलोड में करके अभी तुरंत आपके सामने में, आपके मोबाइल में सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ है। हमने आपको बार बार बोला आप लोग देखिए, खोलिए, लेकिन आप लोग हैं कि बात को मानते ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब विविध जो है, अब मेरे डेस्कटॉप पे आया। अब हम आपको जो है व्हाट्सअप कर रहे हैं, आपके सामने में मैं कर रहा हूं। सारे नोट्स हैं, सारे नोट्स हैं, सारे टॉपिक के नोट्स अच्छे से हैं, आपको करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये सब बातों पर ध्यान देते ही नहीं है। हमने कई बार आपको बोला, एक सेकेंड, हाँ हेलो, मेरा आशीर्वाद, बिल्कुल आप लोग जो है एकदम इत्मीनान से जाइए, परीक्षा दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल सबको हमने आशीर्वाद दे रखा है, जितने भी लोग हैं, और गुरु ने जब बोल दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बस आपका कर्म सही होना चाहिए। गुरु का भी आशीर्वाद उन्हीं को जाता है जो कर्मठ हैं, जिन्होंने कर्म किया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका लक फेवर करेगा जब आप कर्म करते हैं, अच्छे राह पे चलते हैं। देखिए सरकारी जॉब आपके कर्मों का भी फल होता है, जो आज तक आपने पढ़ाई के साथ साथ और भी कर्म किए हैं, सबका मिला जुला स्वरूप आपको
एक वरदान के रूप में कलयुग में सरकारी जॉब मिलता है, तो जान लीजिए, ठीक है। तो केवल और केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी करते रहिए और निश्चित रूप से अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल लास्ट टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।